Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. Big business ideas. हौसले के तरकश में उम्मीद का तीर जिंदा रख। हार जा चाहे सब कुछ जिंदगी में, मगर फिर भी जीत की उम्मीद जिंदा रख, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो गिरकर भी संभलना जानते हैं। और आपके व्यवसाय की उम्मीद को जीत की लय देने के लिए एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है लेकर आपका चहेता कार्यक्रम, द शो विद द प्रेस्टीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बिग बिजनेस आइडियाज, पावर्ड बाय टैप फॉक्स, बियॉन्ड सोशलाइजिंग। किसी भी देश में लोकतांत्रिक शासन का मूल मंत्र है नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, और वो तभी स्थापित हो सकती है जब विकास प्रक्रिया हर रूप में लोगों के सामने हो, और इसका सबसे अच्छा माध्यम है डिजिटल। इसीलिए आज भारत सरकार भी ई गवर्नेंस की ओर रुख कर रही है, जो कि एक नई तरह की शासन प्रणाली है। इस प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं व्यावसायिक जानकारी के भंडार, द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आइए प्लीज। सुनील जी, एक क्लिक और सारी सरकारी सुविधा हमारे पास, सुनने में थोड़ा सा सपना जैसा लगता है कि पता नहीं हकीकत है या नहीं है। तो ये जो एक ई गवर्नेंस का नया शब्द आया है, या हम इसे कह सकते हैं एक नई प्रणाली आई है शासन व्यवस्था के अंदर, ये एक्चुअली है क्या? ई गवर्नेंस का मतलब है जब भी सरकार अपनी सारी सेवाओं को एक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं आईसीटी के माध्यम से अपने सिटीजन को देना शुरू करती है या दूसरी गवर्नमेंट को देना शुरू करती है, तो उसको हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। ओके। इसमें अगर आप देखें तो 4 तरह की सेवाएं सरकार देती है जी। तो एक तो होती है जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन जी, कि गवर्नमेंट सिटीजन को जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो जो सारी सुविधाएं एक सिटीजन को देश में मिलनी चाहिए, यदि सरकारें उसे ई गवर्नेंस के माध्यम से देती हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि करप्शन खत्म हो जाती है। दूसरा होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस जी, क्योंकि बिजनेसमैन को क्या चाहिए, यदि उसे कुछ करना है, उसे टैक्सेशन देने हैं ऑनलाइन हो जाए, हाँ। उसे कोई टेंडर लेना है तो उसकी ई टेंडरिंग हो जाए, उसे कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, कोई अप्रूवल लेनी है, वो भी अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो जाए तो बिजनेस अच्छी तरह चलेगा। इसी प्रकार से सरकार एक सर्विस देती है अपने एम्प्लॉइज को, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। और एक और होती है जो सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जी, क्योंकि हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो म्युनिसिपैलिटी होती है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो पुलिसिंग का है, तो पुलिस का एक कोर्ट्स का है। यदि आप आज कोर्ट में देखना चाहें कि अगर आपका कोई केस लगा है, उसकी ऑर्डर शीट देखना चाहें, तो सब कुछ आपको इंटरनेट पे आपको सिर्फ केस नंबर डालना है, तो उसकी सारी ऑर्डर शीट आपके सामने आ जाएंगी, कौन अपेयर हुआ, किसने क्या बोला, क्या ऑर्डर हुआ, अगली डेट कब है। तो ये जो ई गवर्नेंस है, ये एक बहुत बड़ा टूल है सरकार को पूरे देश को अच्छी तरीके से चलाने का, और पूरे सिटीजन को सब कुछ उनके घर बैठे सारी सुविधाएं मिले और सरकार की जवाबदेही भी हो। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हमारे नागरिक हैं, वो हमारे सरकार जो गवर्नेंस कर रही है उसके में एक एक्टिव पार्टनर की तरह बन जाते हैं वो, एंड दे कैन सी एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग। वो भी, और साथ में वो अपने फीडबैक भी दे सकते हैं कि यदि जैसे कोई नया एक्ट आप लाना चाहते हैं, तो आपने एक्ट लाने से पहले उसको यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाल दिया, तो पूरा देश अपनी ओपिनियन दे सकता है उसको। तो उस जनता के कई बार जो सवाल होते हैं, उन सवालों को एक बड़े लेवल पे रखने का सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो काम करता है, और वो होते हैं पत्रकार। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं वो एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उन्हें आमंत्रित कर लिया जाए जी।
दोस्तों, आज के हमारे मेहमान एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और भारत के लगभग सभी अखबारों के साथ काम कर चुके हैं। और आज आप जिस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, वो संस्था न केवल 6 मैगजीन्स निकालती है, बल्कि इट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट बाइलिंगुअल न्यूज पोर्टल ऑन गवर्नेंस। प्लीज वेलकम एडिटर इन चीफ ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस न्यूज ग्रुप, श्री कुमार राकेश। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपका ये जो एक पूरा ग्रुप है, ग्लोबल गवर्नेंस न्यूज़ ग्रुप, तो बेसिकली सुन के लगता है कि गवर्नेंस के ऊपर आप लोग ध्यान दे रहे हैं खासा तौर पर, और डिजिटल माध्यम से दे रहे हैं। तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। हमारी कोशिश है, हमने 2011 में कुछ ऐसी स्थितियाँ आई थी, तो हमारे कुछ मित्रों ने मिलकर के शुरुआत करने के बाद लगा कि गवर्नेंस पे मैंने चूँकि 29-30 साल पार्लियामेंट एंड मिनिस्ट्रीज कवर की है एज ए रिपोर्टर, कहा जाए एडिटर एंड डिफरेंट स्थितियों में। तो मुझे लगा कि जो काम सरकार कर रही है उसमें हम कितना सहयोग कर सकते हैं, और ख़ासकर उन सरकार की बात जो अभी सुनील जी कह रहे थे कि उन तक पहुंचाया जाए जितने अच्छे काम हो रहे हैं फॉर ट्रांसपेरेंसी, फॉर द बेटर गवर्नेंस टू द पब्लिक। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने एक शुरुआत की, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इसमें कई तरह की परिकल्पना है, कई भाषाओं में भी लाने की बात है। और जो अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, 98-99 में इनकी और प्रमोद महाजन की जोड़ी थी, जिन्होंने, यदि आपको याद होगा, SMS के माध्यम से चुनाव प्रचार की शुरुआत, दैट वाज अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस कहा जाए, या ई डेमोक्रेसी कहें, या ई पोल की बात कहें। तो ये ब्रेन बिहाइंड द सीन प्रमोद महाजन आज तारीख में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं। और इनको मैंने पहली बार इनके पास मैंने कंप्यूटर देखा 1998 में, जब ये पार्टी से महासचिव हुआ करते थे। और बोले कि राकेश, आप ये देखो कि कैसा जादू वाला बक्सा है ये, कि एक विषय ढूंढते चले जाओ। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बीज तब डाला गया था, आज हम उसे फलदार वृक्ष बनते हुए देख रहे हैं। बीज था, बीज के यत्र सर्वत्र चित्रे पड़े थे, उसको इकट्ठा नहीं किया गया, इनोवेटिव नहीं किया गया। उस इनोवेशन के तहत जो आम जन को चाहिए वो नहीं मिला। जो ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ जो पॉलिटिक्स है, जो गवर्नेंस का मेन पिलर है, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट, ये तीनों चीजें मिलकर के गवर्नेंस को एक पूर्ण रूप देते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें जो इनोवेशन है, नए नए जो इनोवेशन आ रहे हैं, जो हो रहे हैं, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम है, देश के लिए भी, आम जन के लिए, और जो सरकार हमें बता रही है, बताने की कोशिश कर रही है, उनके लिए भी। आपसे जानना चाहूँगी सुनील जी, जैसा कि साहब कह रहे हैं कि जो ये एक कदम उठा है, ये क्रांति की तरफ उठा है एक तरह से। ई गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो आपने बताया कि 2 वे रहता है, हमारी बातचीत होती है, सिटीजन्स के लिए है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज है, लेकिन एक ऐसा ही शब्द कुछ समय पहले भी आया था, ई गवर्नमेंट का। तो क्या कुछ खासा डिफरेंस है इनमें, ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस? नहीं, बहुत बड़ा फर्क है इसमें, बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि ई गवर्नमेंट जो शब्द चला था, वो चला था कि गवर्नमेंट ने अपनी सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से देनी शुरू की थी, लेकिन वो 1 वे थी। पहले सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते थे अपने कैसे बनना है, लेकिन अगर अब आपको पासपोर्ट बनाना है, या आधार कार्ड बनाना है, या इलेक्शन कार्ड बनाना है, सिटीजन सबसे पहले क्या चाहता है कि मेरे को एक आइडेंटिटी मिले। बिल्कुल। तो वो अब ऑनलाइन है। एक सिटीजन आम क्या चाहता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऐसी हो कि ई हो, कि मैं इसको सब पता हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी हॉलीडेज प्लान कर रहे होते हैं, तो हम पहले से जानना चाहते हैं कि उस समय में, उस वक्त वहाँ कौन सी ऐसी ट्रांसपोर्टेशन होगी या रहने की जगह होगी जो हमें सुविधा दे सकती है। और वो बुक भी कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बुक भी कर सकते हैं। और यदि आपको सुविधाओं से कोई दिक्कत है, अब तो सरकार ने एक पोर्टल बना दिया है जिसमें कि कोई भी सिटीजन जाके अपनी पूरी बात रख सकता है, जो उसे समस्या है वो भी रख सकता है, अपना कोई इनोवेशन है वो भी रख सकता है। तो पहली बार वो पहली बार देश में कि आपके पास कोई इनोवेशन है। तभी आप देखिए ना, अचानक आप देखते हैं कि एक गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से किसी ने कोई इनोवेशन की, और हमारे प्रधानमंत्री जी उनसे मिल रहे हैं और शाबाशी दे रहे हैं, और पूरे देश को अपना रेड फोर्ट से बता रहे हैं कि ऐसा मेरे पास एक सुझाव आया और ये आया। ये इसीलिए हो पाया, वो जादू के बक्से का कमाल है। मोस्ट एक्टिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। राइट। आपसे जानना चाहेंगे राकेश जी, अब हमारा देश ई गवर्नेंस की ओर चल पड़ा है, जैसा कि आप
आप सभी लोग सहमत है कि नेतृत्व अच्छा मिल रहा है, हम सभी नहीं, पूरा देश सहमत है कि नेतृत्व अच्छा मिल रहा है, लेकिन ई गवर्नेंस की तरफ कदम हमारा अब उठा है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें जहां पर ऑलरेडी ई गवर्नेंस है, या फिर अगर कुछ देशों में आने वाली है, आपने क्योंकि पूरा विश्व भ्रमण किया हुआ है, तो आपकी मैं जरूर इस पर राय जानना चाहूंगी। क्या डिफरेंस आप पाते हैं हमारे देश में जो ई गवर्नेंस हो रही है उसमें, या जो दूसरे देशों में चल रही है? अभी पिछले 10 वर्षों में खास करके जो फेसबुक की शुरुआत हुई, उसके बाद फिर ट्विटर आया, उसके बाद करीब 500 से ज़्यादा सोशल साइट्स हैं जिसको हम जानते नहीं हैं, जानते हैं 4-5 के आसपास, और करीब 40 करोड़ से ज़्यादा वेबसाइट रजिस्टर्ड है वर्ल्ड वाइड। ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से ई जो है का नेट कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी हो रही है। लेकिन आप जो कंपैरेटिव स्टडी की बात कर रही हैं, तो अमेरिका इज द बेस्ट, नंबर 1। यूएस से कई मामलों में अभी हम पीछे हैं, लेकिन कई मामलों में आगे हैं, क्योंकि वहां जो इनोवेटर्स हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, दे आर इंडियंस। तो ये हमारा प्राउड है। यही बात पहचानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इसीलिए उन्होंने मेक इन इंडिया चलाया। और मेक इन इंडिया के पिलर आप देखते हैं तो उसमें न्यू प्रोसेस, न्यू माइंडसेट वो कहते ही हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये मेक इन इंडिया की देन है, जो आज हम लोग ई गवर्नेंस की तरफ भी एक स्टेप अच्छे तरीके से उठा पा रहे हैं। सूरत से एक साहब है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लाया है, डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट लाया है, तो उसमें सब ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस कम समय में, कम से कम समय में पूरा हो सकता है, ऐसी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव चालू है। लेकिन वो इम्प्लीमेंट होने के बाद ये सब उसका इफेक्ट आएगा। सपोज किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना है और 10 धक्के खाना पड़ेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसके बदले आप अपने ही लैपटॉप से या कंप्यूटर सिस्टम से अप्लाई करो, ऑनलाइन प्रोसेस कर दो और तुरंत आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। तो आई थिंक सभी लोग रेडी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन दिक्कत ये है, उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, वहाँ नॉलेज नहीं रहती है, वहाँ भी करप्शन का भी छोटा मोटा इश्यूज रहते हैं। तो लोग तैयार हैं ई गवर्नेंस के लिए, आप लोग बता रहे हैं कि अब सरकार भी तैयार है, तो देर किस बात की है? हम लोग क्यों नहीं पूरी तरह से अपना पाँव जमा पा रहे हैं अभी तक? देखिए, सरकार ने जो डिजिटल इंडिया है उसको कंप्लीट करने के लिए 2019 का टारगेट रखा है। ये बहुत टफ जॉब है। तो हम ये कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस के दरवाजे पर अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना अभी करना है। बात करेंगे उन चुनौतियों के बारे में, लेकिन उससे पहले ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। Business knowledge, business experience, business network, business opinion. All this can be shared only on one platform, Indo-European Business Forum. To become a member, log on to www.iebf.org. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स, और हम लोग आज बात कर रहे हैं ई गवर्नेंस के बारे में, जिसमें आज हमारे भारत ने कदम रख दिया है। इस कदम को उठाने के लिए जो सबसे ज़्यादा बूस्ट दिया है वो हमारे मोदी साहब ने दिया है, प्रधानमंत्री साहब ने। आपका बहुत एक अच्छा तजुर्बा रहा है उनके साथ, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ वो एक लम्हा ज़रूर शेयर करें जिसके बारे में मैं जब भी बात करती हूँ तो आपके चेहरे पर मैं एक अलग सी चमक देखती हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने शिल्पा जी, और मैं बहुत उत्साहित हूँ और ऊर्जान्वित हूँ उसका जवाब देते हुए। और यदि कहा जाए तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इतना मैं ऊर्जान्वित हुआ था पिछले वर्ष सितंबर में जब मोदी जी कैलिफोर्निया गए थे, फेसबुक के हेडक्वार्टर में, गूगल्स के हेडक्वार्टर में। जी, फेसबुक के हेडक्वार्टर में कोई भी भारत का प्रधानमंत्री या कोई लीडर हिंदी में बात कर रहा था, पहली बात। और सबके जो अनुवाद के जो संयंत्र हैं लगे थे लोग कानों में, लेकिन वहाँ 95% लोग जी मुझे लगे हिंदुस्तानी थे। और हिंदी में मार्क जुकरबर्ग, CEO ऑफ फेसबुक, वो भी अंडरस्टैंड कर रहे थे। और वहाँ जितने उपस्थित थे शिल्पा जी, इतने लोग थे, उन कार्यक्रम के शुरू होने 1 घंटा पहले और बाद भारतीय संगीत की धुन। ब्यूटीफुल। कोई बोलेंगे कि हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अतिरेक बोल रहे हैं, तो मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने राजीव गांधी से लेकर के आज तक सभी प्रधानमंत्री को कवर किया, देखा नजदीक से, कई दौरे किए। ये
कई मामलों में कई प्रधानमंत्री से बेहतर हैं। जी बिल्कुल। उसी तरह बगल में हेडक्वार्टर था गूगल का। तो संजोग से जो मैं भी लकी रहा जी। और वहाँ का सीईओ इंडियन। हाँ। तो कहा कि देखो हमारा भारत कितना महान है। अभी पिछले 2 वर्षों में एक माहौल बना है और कई ऐसे मेरे पास उदाहरण हैं कि लोग अमेरिका से जी या ब्रिटेन से या यूरोप के दूसरे देशों से वो भारत आने को सोच रहे हैं और कई लोग भारत आ चुके हैं। जो ब्रेन ड्रेन था वो ब्रेन गेन में तब्दील हो रहा है। तो महानता तो है हमारे देश की, जो विश्व के हर जगह पर हमें अपने भारत का एक दिमाग देखने को मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी सुनील जी कि हर व्यक्ति को पता होता है कि मेरी वीकनेस क्या है और मेरी स्ट्रेंथ क्या है। सो एज इंडिया इफ़ वी थिंक, तो आपको क्या लगता है ई गवर्नेंस में हमारे सामने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो मुंह खोले खड़ी हैं, हमें उन्हें जीतना भी बहुत ज़रूरी है? आपने बहुत सही, बहुत अच्छी बात कही। चुनौतियां बहुत सारी हैं क्योंकि एक ऐसा देश जहाँ पे अभी साक्षरता भी 100% नहीं है, वहाँ हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो चुनौतियां बहुत हैं, उनमें से कुछ मुख्य मैं बताना चाहूँगा। एक बड़ी चुनौती है हमारी इंटीग्रेशन की। हमारे देश में 18 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बिल्कुल। और ये सब कुछ एक लैंग्वेज में हम करना चाह रहे हैं। तो जो एक दूर बैठा है उसको यदि तेलुगु आती है तो वो चाहता है कि मेरा जो फॉर्म है जो मैं अपलोड करूं वो तेलुगु में हो। तो एक ये इंटीग्रेशन जी। एक दूसरा इंटीग्रेशन में दिक्कत क्या आती है कि जो गवर्नमेंट है हमारी, मान लो केंद्र में दूसरी सरकार है, राज्य में दूसरी सरकार है, तो एक पॉलिटिकल इशू हो जाता है कि कई बारी जो हमारी रीजनल पार्टी होती हैं वो अपने वोट बैंक के चक्कर में कोई बड़ा काम को भी होने नहीं देती जिससे कि उसका लाभ केंद्र सरकार की पार्टी को ना मिले। एक और बड़ा इशू है जिसे हम बोलते हैं, हमारा कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कुछ शहर में रहते हैं जी। तो आज की डेट में शहर में भी अगर हम देखें तो बी क्लास सिटी में भी, और अगर हम बड़ी सिटीज़ में भी देखें तो हमारी स्पीड का बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारी जगह हमारी इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है और यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में चले जाते हैं तो वहाँ बिजली तक उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए माननीय मोदी जी ने सबसे पहले बिजली का भी लिया है मुद्दा कि बिजली भी सब गांवों तक पहुंचे जी। और इंटरनेट फाइबर ऑप्टिकल, जो हमारी फाइबर ऑप्टिकल बिछना है वो भी पूरे देश में हर पंचायत तक पहुंचे जी। उसके बाद साक्षरता इशू है जी। कि जब हमारे देश में सब लोग साक्षर ही नहीं है तो वो उसका फायदा कैसे उठाएंगे? बिल्कुल। मतलब ई गवर्नेंस लागू करने के लिए जो देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इंप्रूव करना पड़ेगा। राइट। आपको जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि पूरे देश में एक सा हो, स्पीड एक सी हो, जो हमारा फाइबर ऑप्टिकल है वो सब जगह गांव तक पहुंचा हो, बिजली सब जगह हो। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है जी, जिसको पूरा करने के लिए हमारे देश में समय लगेगा। राकेश जी, चुनौतियां बहुत सारी हैं जैसा कि सुनील जी कह रहे हैं, आपको क्या लगता है हम तैयार हैं इन चुनौतियों को जीतने के लिए? हम तैयार हैं, लेकिन सुनील जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात कही है। ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के विकास के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए जी। पिछले 5 वर्षों 6 वर्षों में मैं पार्लियामेंट कवर करता रहा हूँ। जो अभी मानसून सत्र में देखने को मिला, जो मैं जिक्र कर रहा हूँ जीएसटी को लेकर के, यदि इस तरह के भाव सेंटर स्टेट रिलेशन में आ जाए कि बिहार ने भी तुरंत पास कर दिया, असम में तो खैर बीजेपी की सरकार है, बिहार जो डिफरेंसेस हैं उन्होंने इमीडिएट पास किया, इंट्रोड्यूस किया। ये भाव जब तक नहीं आएगा सेंटर स्टेट में, तब तक हम कई तरह की चुनौतियां सामने करेंगे। ये सामंजस्य बैठाना जरूरी है वाली है, जबकि वो उसके बिल्कुल विरोधी हैं। हाँ। तो ये है देश की विकास की बात जो करेगा वही देश पे राज करेगा। अभी मैं कल आगरा जा रहा था, अब हमारा ड्राइवर परेशान था, जगह जगह बोर्ड लगे हैं कि यहाँ पे ई रजिस्ट्रेशन किया जाता है। हाँ। कहीं लोग नहीं मिले। मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई यहाँ पर जो गाड़ियों का जो टैक्सी का रजिस्ट्रेशन होता है, हाँ। वो जो रोड टैक्स का जी ऑनलाइन के लिए, फिर भी हमने किसी मित्र को फ़ोन किया, उन्होंने गाड़ी का नंबर लेकर के फिर जमा करवाया। लेकिन ये ड्राइवर की व्यग्रता थी, टैक्सी ऑनर की व्यग्रता थी कि हम जमा करवा दें इमीडिएट। काउंटर तो आपने खोल दिए, लोग नहीं हैं, संसाधनों की कमी है। तो बेसिकली एक व्यवस्था बनाएं और उस व्यवस्था को फिर सुचारू रूप से चलाएं, ये 2 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। हमारे जो देश का युवा है ये ई गवर्नेंस से सबसे पहले जो है हम कह सकते हैं सबसे बड़ा टारगेट ऑडियंस है उनका, या सबसे बड़ा टारगेट पिलर है उनके लिए। हमारा वो युवा हमसे कुछ कहना चाहता है, उनकी बात सुन लेते हैं फिर हम जिक्र करेंगे। बिजनेस की बात ऐसी है क्योंकि इंडिया में सब अपना बिजनेस खोल लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन सबको एक मतलब रजिस्टर्ड होनी चाहिए वो सब, ताकि हमारे पास एक आइडिया रहे कि इंडिया में कितने जने क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं।
युवाओं का कहना है कि इंडिया में तो बिजनेस, कोई भी अपना बिजनेस खोल लेता है, और खास तौर पे अब हम बात कर रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रही है, तो लोग बहुत ज्यादा और आगे आएंगे बिजनेस शुरू करने के लिए। लेकिन ये जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस के जरिए क्या उन लोगों पर एक नजर रखी जा सकती है, और जो व्यक्ति इस बिजनेस में आ जाता है उसको क्या क्या मुनाफा मिल सकता है इस ई गवर्नेंस के जरिए? देखिए, ई गवर्नेंस का बहुत बड़ा फायदा उनको मिलने वाला है। पहले ये स्टूडेंट थे तो एक बात बताना चाहूंगा कि अभी युवा वर्ग को एक बहुत बड़ा फायदा दिया है कि पहले जो हमारा युवा था उसको ये नहीं पता लगता था कि मुझे स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगी। हाँ। केंद्र से मिलेगी, राज्य से मिलेगी, मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, कहाँ अप्लाई करूं, कैसे अप्लाई करूं। तो सरकार ने डिजिटल इंडिया में ई गवर्नेंस को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, scholarship.gov.in, जो एक प्लेटफॉर्म है। चाहे राज्य सरकार की स्कॉलरशिप हो, चाहे केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप हो, वो सारी स्कॉलरशिप सब कुछ एक ही पोर्टल पे है। और साथ में आपको ये भी पता लगता है आप एलिजिबल हैं कि नहीं। आप अपना नाम डालें, अपनी क्वालिफिकेशन डालें, अपना स्टेट डालें, आप क्या करना चाहते हैं, ये भी पता लग जाएगा कि वो यूनिवर्सिटी इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो आपको एक ऐसा पोर्टल दे दिया जिसके माध्यम से आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। ऐसी एक पोर्टल दे दिया जिसके माध्यम से आपको लोन मिल जाता है। पहले लोन नहीं मिलता था एजुकेशन। और जहां तक बिजनेस की बात है, उसको तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखिए, बिजनेसमैन क्या चाहता है? बिजनेसमैन 3 चीजें चाहता है। एक, जो मेरा टैक्सेशन हो वो मेरा ऑनलाइन हो जाए। अब ऑनलाइन हो गया, जीएसटी आने के बाद उसका इनडायरेक्ट टैक्स ऑनलाइन हो गया, डायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी ऑनलाइन है। अब आप जो रिटर्न भरते हैं वो ऑनलाइन भरते हैं जी। दूसरा, वो चाहता है कि जो भी मैं टेंडर भरूं या जो भी मेरे को काम करना है सरकार के साथ, वो ई टेंडरिंग हो। ई टेंडरिंग सब पूरे देश में आज ई टेंडरिंग है। एक, वो चाहता है रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैं कंपनी बनाना चाहता हूं तो अब कंपनी एक दिन में बनती है जी। दूसरी बात, वो चाहता है, मान लो मैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड लेना चाहता हूं, मैं कुछ इंपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा जी, कुछ घंटे में मिलता है। ई विज एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका डिन नंबर से लेकर के कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर के बैट रजिस्ट्रेशन, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, और अलग अलग राज्यों ने बहुत सारे अपने रजिस्ट्रेशन उसमें इंटीग्रेट कर दिए हैं। ये डिपेंड करता है, अगर आप आंध्रा में काम कर रहे हैं तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो कंपनी के साथ बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आंध्रा के हो जाएंगे। दिल्ली में काम कर रहे हैं तो दिल्ली के हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन परमिट ऑनलाइन कर दिए गए, क्योंकि हमारे देश में कंस्ट्रक्शन परमिट मिलना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी, बहुत बड़ा करप्शन था। ईज ऑफ डूइंग में भी हम बहुत पीछे इसीलिए थे कि कंस्ट्रक्शन परमिट नहीं मिला करते थे, तो उसमें भी आगे आ रहे हैं। तो जो ई गवर्नेंस है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज अगर मेरे से आप पूछें तो मैं बोलूंगा सिटीजन को मिल रहा है जी। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज बिजनेसमैन को। लेकिन सुनील जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये इंटरनेट का एक पूरा सिनेरियो है, इसमें 3 चीजें लॉन्च हुई हैं, उन तीनों में बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है। डिजिटल इंडिया, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस। कभी कभी हम इन तीनों को एक जैसा समझने लगते हैं, और कभी डिजिटल इंडिया को ई गवर्नेंस समझने लगते हैं और ई कॉमर्स को डिजिटल इंडिया समझने लगते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इस पर जरूर रोशनी डालें कि इन तीनों में एक्चुअली डिफरेंशिएशन क्या है। देखिए, डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है। जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस मतलब कि पूरे देश को इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंट्रोल करना। उसको कंट्रोल करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया जिसे बोलते हैं डिजिटल इंडिया। तो और उसमें जो हमारा वेबसाइट था, उसने अपने लिए कॉन्सेप्ट निकाली ई कॉमर्स। उसने कहा अब मैं प्लेटफॉर्म, क्योंकि जब सब इंटरनेट इस्तेमाल ही कर रहे हैं, तो उसने बोला कि जी मैं आपको ऑनलाइन दूंगा सब कुछ, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरा एक प्रोडक्ट है, आप क्लिक करो, घर पहुंच जाएगा, पसंद नहीं आया वापस कर दो जी। तो बेसिकली दे हैव कम अप विद बिग बिजनेस आइडियाज। और अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई बिग बिजनेस आइडिया है या फिर कोई इनोवेटिव आइडिया है, तो आप हमारे मेहमान बन सकते हैं। उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने मोबाइल फोन पर टैप फॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें मेक इन इंडिया रेड के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। उस रेड में जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो ना सिर्फ आपको टैप फॉक्स की तरफ से बहुत ही खूबसूरत इनाम मिलने वाला है, बल्कि उसके साथ ही आप हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान बनकर आएंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जवाब देंगे उन सवालों के जो आपने हम तक पहुंचाए हैं। स्टे ट्यून्ड। भारत का विकास लाखों एमएसएमईज की कामयाब कहानियों से जुड़ा है, क्योंकि हर एमएसएमई के पास होता है बिजनेस करने का इनोवेटिव आइडिया। और अगर आप भी कर रहे हैं अपने बिजनेस में कुछ अलग या नया, तो आइए और बनिए हमारे मेहमान। Only on Big Business Ideas. Write us on info@bigbusinessideas.in.
एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज और अब वक्त हो गया है हमारे व्यूअर्स के सवाल लेने का। ये पहला सवाल हमारे पास आया है शशांक जी का छत्तीसगढ़ से। आप कहते हैं कि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 50 लाख का लोन चाहिए। तो ये जानना चाहते हैं कि ये किस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अब जरूर मैं शशांक जी को बताना चाहूँगा कि इनके लिए 2 स्कीम हैं। एक तो स्टैंड अप इंडिया की स्कीम है, standupmitra.in वेबसाइट है, उस पर जाके इनको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा जी। और दूसरी स्कीम है MSME मिनिस्ट्री की है, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, जिसमें 1 करोड़ तक का लोन मिलता है, जिसके लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। वो भी SC भाइयों के लिए प्रेफरेंस है उसमें भी। हेलो मैडम, हमको पूछना है कि हम एक मतलब बिजनेसमैन हैं और एक स्मॉल इंडस्ट्रीज मतलब मसाला का व्यवसाय करता हूं मैम, और मुझे मुद्रा बैंक के लिए सहयोग चाहिए मैम। थैंक यू मैम। मुद्रा से इनको जरूर सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये जो व्यवसाय करते हैं वो मुद्रा में एलिजिबल है। अब इनको लोन कितना चाहिए ये बात डिपेंड करती है। यदि 2 लाख तक का लोन है तो कोई मार्जिन मनी भी नहीं है। 10 लाख तक का लोन है तो उसमें इनको थोड़ा 10 से 15% मार्जिन देना पड़ सकता है। और मुद्रा के लिए ये किसी भी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक की किसी भी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। हेलो, मैं राजीव देहरादून से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो मैं इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के अंदर जो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, क्या वो इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर किसी अदर डिपार्टमेंट के साथ शेयर हो सकती है, और या मुझे किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आ सकता है? देखिए, इसमें सरकार ने बहुत बेहतरीन जो हमारा एक्ट पास हुआ है उसमें ये कह दिया गया है कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट से शेयर नहीं की जाएगी। इसके लिए आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके इलाके के प्रिंसिपल कमिश्नर हो गए, उनकी ड्यूटी बनती है कि उस इन्फॉर्मेशन को कभी भी शेयर ना किया जाए। राकेश जी, आपसे विदा लेने से पहले ज़रूर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और अभी पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो बहुत से बच्चे, बहुत से युवा पत्रकारिता के एक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उसमें आके अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। उन सभी के लिए आपकी तरफ से कुछ टिप्स या कोई गाइडेंस वर्ड्स उन्हें मिल सकते हैं? शिल्पा जी, ऐसा है कि जो मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया प्रोफेशन, तो पिछले 10 वर्षों में मीडिया के प्रति एक प्रोफेशन के रूप में और मीडिया उद्योग के रूप में रूप ले चुका है। जो भी हमारे बिरादरी में आते हैं, मैं फ्रेटर्निटी का शब्द इस्तेमाल करता हूं, कि उनके लिए एक संदेश है कि पहले अपने प्रति, समाज के प्रति, उनकी समस्याओं को, कुरीतियों को, जो भी चाहते हैं कि वो समाज से दूर हो, पहले खुद सजग होकर के, संवेदनशील होकर के उस पर चिंतन करना चाहिए, फिर इस प्रोफेशन के बारे में सोचना चाहिए। जैसा कि आप सामाजिक दायित्व की बात कर रहे हैं, तो हमारे बिग बिजनेस आइडियाज में भी एक दायित्व रहता है कि सभी उद्यमियों तक हम लोग आपका बिजनेस मंत्र पहुंचाते हैं। सो व्हाट डू यू हैव टुडे? मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ई गवर्नेंस का विषय है आज, कि आपके परिवार की, आपके समाज की, आपके देश का भविष्य आपके सेल्फ गवर्नेंस पे निर्भर करता है। ब्यूटीफुल। और क्योंकि जब तक हम लोग अपने ऊपर एक गवर्नेंस नहीं लगाएंगे, तब तक शायद हम किसी और पे भी उंगली नहीं उठा सकते। पहले अपने आप को ठीक करना जरूरी है। $1 बिलियन की बात कही है सुनील जी ने। Where are the dollars now? Great one. और आपको बता दूं राकेश जी, अब हम लोग आ गए उस सेगमेंट में जो कि होता है हमारे गेस्ट के लिए खास। दिस इज अ रैपिड फायर, इसीलिए इसको मैं कहती हूँ शिल्पा भावना स्पेशल। और इस स्पेशल राउंड में मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको बहुत जल्दी उसके जवाब देने हैं। तैयार हैं आप? जी। आप प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक तीनों मीडिया से जुड़े रहे हैं, तो आपके सामने सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपको क्या लगता है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का बेहतर माध्यम क्या है, प्रिंट, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक? आज की तारीख में डिजिटल। समाज तक कोई भी जानकारी पहुंचाने का बेहतर स्रोत क्या है, अखबार या वेब पोर्टल्स? आज की तारीख में वेब पोर्टल। सिटीजन्स का गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी में इन्वॉल्व होना सरकार के काम में बाधक हो सकता है, यस या नो? मैं नहीं मानता। आप बिल्कुल नहीं मानते इस बात को। एक कदम जो आपको लगता है कि वर्तमान सरकार की बुनियाद है? एक कदम जो हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, ये बुनियाद है। ये ऐसी बुनियाद है कि जो कि सभी समस्याओं का समाधान है। बिल्कुल, आप भी एग्री करते हैं? मैं भी एग्री करता हूं। और क्योंकि आप भी एग्री करते हैं तो हम मान लेते हैं कि आप इस राउंड में जीत गए हैं। तो बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से आपके लिए हमारे पास एक खूबसूरत सा तोहफा है।
दोस्तों, गुड गवर्नेंस मिलती है सरकार के सेल्फ डिसिप्लिन से और वो सफल होती है जनता के सहयोग से। लेकिन अक्सर हम सभी लोग कुशासन पर उंगली तो उठा देते हैं, लेकिन सुशासन का समर्थन स्तंभ कभी नहीं बनते। इसीलिए आपसे ये गुजारिश है कि कमियां निकालने के साथ साथ थोड़ी सी शाबाशी देना भी सीख जाएं। आज के लिए शिल्पा भावना को दीजिए इजाजत, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big Business Ideas.